हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ का एक और पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे जम्मू के इतिहास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज़ की। सोर्सेज़ हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ थी कि सोर्सेज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्सेज़ हैं क्या। तो यहाँ पे दोबारा से हम उसको कवर नहीं करेंगे। तो सोर्सेज़ की बात करें जम्मू की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स आता है राजा दर्शनी। अब ये राजा दर्शनी जो है ये लिखी है गणेश दास ने 1847 में। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद सोर्स आता है द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स। अब हिल्स की बात करें तो आपको पता है जम्मू का जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें छोटी छोटी हिल्स हैं काफ़ी सारी। जैसे हम बात करें रजौरी एक हिली एरिया है, ठीक है, पुंछ एक हिली एरिया, पत्नी टॉप की बात करें हिली एरिया है। तो इसमें क्या बोला गया, जो लॉर्ड्स क्या हुआ, किंग, द किंग ऑफ हिली एरियाज या हिल्स। तो ये लिखी है जीसी स्मिथ ने, ये भी एक बुक है, ये सारी की सारी बुक हैं। ओके, तो ये उनके ऑथर्स के नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाबनामा, काफ़ी बारी पूछा जाता है ये। गुलाबनामा किसने लिखा है? ये लिखा है दीवान कृपाराम ने। अब गुलाबनामा जो है ये एक बायोग्राफी है, यानी कि ये जो दीवान कृपाराम है इन्होंने जो है कुछ अचीवमेंट्स महाराजा गुलाब सिंह की रही थी उनके बारे में लिखा है, ठीक है, इस बुक में। तो जो हमको क्या बताता है, जम्मू के बारे में भी बताता है। अब ऑब्वियसली उनके बारे में लिखा हो, वो रूल कहाँ करते थे, जम्मू रीजन में ही करते थे ना, तो जम्मू के ही एरिया के बारे में बताएंगे वो। देन नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा सोर्स आता है वो है अष्टाध्यायी। ये लिखा है पनीनी ने, ठीक है, ये लिखा गया था 700 BC में। उसके बाद अगर बात करें, एक संस्कृत ग्रामर की बुक है, ग्रामर आपको पता होगा, शब्दकोश, ठीक है, उसकी एक बुक है ये। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलर्स की, कुछ डायनेस्टीज़ की जिन्होंने जम्मू पे रूल किया। अब राजा दर्शनी जो है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जम्मू का जो है बिगनिंग कैसे होती है, एक राजा है अग्निगीर, उनके साथ। अब ये जो अग्निगीर हैं ये डिसेंडेंट यानी पूर्वज हैं किसके, भगवान राम के, ठीक है। अब ये जो अग्निगीर हैं ये माइग्रेट कहाँ से किए थे, यानी कहाँ से आए थे, ये आए थे अयोध्या, जिसका एंशंट नेम है उपा। ओके, ये पूछा जा सकता है आपको कि अयोध्या का एंशंट नेम क्या है। तो वहाँ से माइग्रेट करके आए शलाला हिल्स, यानी कि हमारे जो कठुआ वाला रीजन है ना वहाँ पे, कठुआ में। और अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो रावी रिवर है उसके पास ये कहीं पहुँचे। फिर वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना रूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया, यानी अपना साम्राज्य वहाँ पे बसाया। किसने? राजा अग्निगीर ने। देन उसके बाद उनके बेटे आते हैं वायु श्रवा। इन्होंने अपनी टेरिटरी थोड़ी बहुत जो है एक्सटेंड की, कहाँ तक, रिवर उज जहाँ पे है वहाँ तक। ये भी कठुआ में ही है, ठीक है, कठुआ में रावी रिवर भी बहती है और उज रिवर भी बहती है, ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी यानी छोटी रिवर है, इसकी मिल जाती है आगे जाके, ठीक है। तो उसकी बात करें तो अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो है अग्निगर्भा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने काफ़ी सारे बच्चों के साथ जो है काफ़ी एरिया जो है एक्सटेंड किया अपना, काफ़ी एक्सपैंड किया अपनी टेरिटरी इन्होंने। कहाँ तक? जहाँ तवी फ्लो करती है, यानी जम्मू शहर जो है मेन सिटी, उसके बीचों बीच तवी रिवर फ्लो करती है कि नहीं करती है ना। तो वहाँ तक इन्होंने उज रिवर से लेके तवी रिवर तक इन्होंने क्या किया, अपना टेरिटरी पूरी एक्सपैंड की। किसने? अग्निगर्भा ने। देन उसके बाद उनके बेटे आते हैं सक्सेसर, जिनका नाम है बाहुलोचन। बाहुलोचन जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंटरेस्टिंग भी, वो आगे हम देखते हैं। अब जो बाहुलोचन है इन्होंने एक जो है टाउन उसको फाउंड किया जिसका नाम क्या है, धारनगरी, ठीक है, धारानगरी। नेक्स्ट जो है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑलरेडी, ऑल्दो ये इजी है, क्या कि बाहुलोचन ने क्या बनाया है, वो बनाया है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट सबको पता होगा, फेमस किस लिए, वहाँ पे बावे वाली माता का टेम्पल है, जो कि हम टूरिस्ट साइट में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपने उसके बारे में जानना है तो आप टूरिस्ट वाली हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अभी जो बाहू फोर्ट है ये सिचुएटेड कहाँ है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तवी। देन उसके बाद इनके जो है सक्सेसर आते हैं जम्बू लोचन। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्योंकि जो हमारा जम्मू है वो इन्हीं के नाम पे जो है बेस्ड है, इन्हीं के नाम पे जम्मू का नाम पड़ा है। अब इन्होंने क्या किया, एक सियालकोट के राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास, ओके, उनको इन्होंने हराया और उनकी टेरिटरी जो है वो उन्होंने एनेक्स की या कॉन्कर कर ली। किसने? जम्बू लोचन ने।
कहाँ तक, सिंध तक, जो कि आज पाकिस्तान में है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको स्टोरी इनकी पता होगी। ये शिकार पे निकले थे तो इन्होंने देखा एक जो बकरी है, कई बारी बकरी बोला जाता है, कई बारी जो है हिरन बोला जाता है, वो और जो है लेपर्ड या टाइगर भी बोला जाता है, वो इकट्ठे पानी पी रहे हैं तवी के किनारे। तो इन्होंने सोचा ये जो मिट्टी है यहाँ की बहुत ही वर्चुअस है, यानी बहुत जो है इसमें कुछ जादुई ताकतें हैं, जो ये दोनों शिकार और शिकारी इकट्ठे रह रहे हैं ब्रदरहुड मेंटेन करके। तो इन्होंने सोचा मैं अपनी जो कैपिटल है या सिटी एक यहीं पे बनाऊंगा, जिसका नाम क्या दिया, जम्बूपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जाएगा कि जम्बूलोचन ने कौन सी सिटी फाउंड की थी और किसके किनारे की थी। तो आंसर क्या है, तवी रिवर के किनारे उन्होंने एक सिटी फाउंड की थी जिसका नाम था जम्बूपुरा। सिटी नहीं बोलेंगे, टाउन बोलेंगे उसको उस टाइम पे, ठीक है। तो जम्बूपुरा का जो नाम है, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू का ओल्ड नेम क्या है। तो काफ़ी सारे नेम है, जिसमें एक है जम्बूपुरा, जम्बू भी बोला जाता है, JMBU भी बोला जाता है, और लेटर ऑन जो है वो क्या हो गया, जम्मू, जिसको आज हम जम्मू के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद इनके सक्सेसर आते हैं एक पुराकरण, जिन्होंने अपनी जो कैपिटल है कहाँ से कहाँ शिफ्ट की, बाहू जो है उससे जम्मू में शिफ्ट की। अब बाहू फोर्ट आपको पता है तवी के इस किनारे पे है, एक किनारे पे है, और जम्मू जो है शहर, ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, वो एक किनारे पे है, ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दी। देन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इनका, वो क्या है, जो शक्तिकरण है, इनके एक और सक्सेसर हैं, उन्होंने क्या किया, इन्वेंट की थी डोगरी स्क्रिप्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा, डोगरी स्क्रिप्ट जो है किसने इन्वेंट की, तो आंसर क्या होगा, शक्तिकरण ने। उसके बाद इन्होंने भी अपना जो है टेरिटरी एक्सपैंड की, कहाँ तक, बनिहाल तक। अब बनिहाल कहाँ पे आता है, पीर पंजाल रेंज में। हम टूरिस्ट की वीडियोस हमने जो बनाई हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं ना हिमालयन रीजन के बारे में, तो उसी में आपको ये भी पढ़ने को मिला था, तो आप देख सकते हैं वीडियो। देन उसके बाद जो है लास्ट रूलर आते हैं इसके, शिव प्रकाश। तो आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन की, इस जो ये राजा जम्बू लोचन वाली जो पूरी की पूरी डायनेस्टी, इसके लास्ट रूलर कौन है, वो हैं शिव प्रकाश, ओके। अब इनको क्या था, इनको हरा दिया था किसने, राजा शैल ने। ये कहाँ के थे, सियालकोट ने। और उसके बाद ये राजा शैल ने क्या किया था, जम्मू की टेरिटरी जो है एनेक्स कर ली है, कॉन्कर कर ली थी, इनको हरा के शिव प्रकाश को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धर डायनेस्टी की। धर डायनेस्टी जो है ये रूल कर रही थी 430 AD से लेके 840 AD तक। काफ़ी साल इन्होंने राज किया, बट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है सूरज धर, ठीक है। यानी धर डायनेस्टी के फाउंडर हैं सूरज धर। उसके बाद इनके एक और जो है नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं जिनका नाम है गंगाधर, जिन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या किया, चाड़क क्लैन जो है शुरू किया। आपने देखा होगा, आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनकी जो सरनेम होता है वो क्या होता है, चाड़क होता है कि नहीं। हमारे यहाँ के बहुत फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं गुलचैन सिंह चाड़क, उनके भी सरनेम क्या है, चाड़क। तो ये जो क्लैन है किसने शुरू किया है, ये गंगाधर ने शुरू किया, जो कि धर डायनेस्टी के रूलर थे एक। देन उसके बाद बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक सर्बिया दर जो है नेक्स्ट सक्सेसर हैं, जो कि रूल करते थे 590 से लेके 650 AD तक। इनके टाइम में एक मुस्लिम अरब जो है सेंट थे बहुत फेमस, जिनका नाम था क्या, पीर रोशन शाह वाली। अब ये जो है जम्मू आए थे और इन्होंने अपनी सेटलमेंट कहाँ बसाई थी या कहाँ रैन बसेरा बसाया था, वो था गुम्मट में। गुम्मट में इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, किसने, पीर रोशन शाह वाली ने, ओके। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि इसके टाइम पे थे, सर्बिया धर के टाइम में। उसके बाद धर डायनेस्टी की बात करें तो इसके लास्ट रूलर जो हैं वो हैं वज्रधर, ओके। ये इन्होंने रूल किया 785 से लेके 840 तक, 840 AD तक। नेक्स्ट जो है बात करते हैं देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी ने रूल किया 840 AD से लेके 1816 तक। काफ़ी साल इन्होंने रूल किया, और यहाँ पे जो है बहुत सारे किंग हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यूजुअली कोई भी अगर डायनेस्टी होगी उसके फाउंडर पूछे जा सकते हैं आपको, कि कौन से राजा ने ये डायनेस्टी फाउंड की थी, बनाई थी, पहला किंग कौन था, लास्ट किंग कौन था, ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनकी अचीवमेंट्स होंगी वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है।
अब बात करें देव डायनेस्टी की, तो देव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सूरज देव। ठीक है, अब सूरज देव जो है वो रूल करते थे 840 से लेके 912 तक। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये पहले किंग थे जिन्होंने सरनेम क्या यूज़ किया था? देव। ओके, देव सरनेम आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर हु यूज्ड द सरनेम देव? तो आंसर क्या है? सूरज देव। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा खुद को कि यहाँ पे सूरज धर है और वहाँ सूरज देव हैं। ओके, एक तरफ से आपको इजी हो गया। आपको अगर पूछा जाए धर डायनेस्टी के फाउंडर, आपको पता होगा दोनों सूरज है, धर और देव के, बस पीछे जो है देव है लगा है, एक जगह धर लगा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद सक्सेसर इनके आते हैं जसदेव। ये रूल कर रहे थे 1030 से लेके 1053 तक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट है? इन्होंने जसरोटा टाउन को फाउंड किया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जसरोटिया क्लैन, यानी आपने अपने दोस्तों में सुनी होगी जसरोटिया कास्ट भी होती है, राजपूत्स में होती है ना, तो उनको किसने फाउंड किया? जसदेव ने। अब ये जो जसरोटिया टाउन है, या जसरोटा टाउन है सॉरी, एक जसरोटा फोर्ट भी है, कहाँ सिचुएटेड है? कठुआ वाले रीजन में। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिज देव या फिर विजय देव भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? विजयपुर या विजयपुर फाउंड किया था, जिसको पुराने टाइम में विजयपुर बोलते थे और आज उसको विजयपुर बोलते हैं। ठीक है, और ये रूल कब करते थे? 1164 से लेके 1215 तक। नेक्स्ट रूलर आते हैं इसमें नरसिंह देव। नरसिंह देव जो है रूल करते थे 1215 से लेके 1258 तक। अब राजा दर्शनी जो है वो क्या बोलती है? वो बोलती है इन्होंने किसको मारा था? खांडे राव को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो खांडे राव है ये एसोसिएटेड किससे हैं? पृथ्वीराज चौहान से एसोसिएटेड है। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी बैटल लड़ी थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटल ऑफ तारेन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट बात करें, और बैटल ऑफ तारेन आपका होमवर्क है किन दोनों के बीच में हुई थी वो आपने बताना है। एक तो मैंने बता दिया अभी खुद ही, कौन? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा आपको ढूंढ के लाना है। अब नेक्स्ट जो रूलर हैं वो कौन है? जोधदेव। ये रूल करते थे 1313 से लेके 1361 तक। ठीक है, 1361 तक। और ये कंटेम्प्रेरी किसके थे? कंटेम्प्रेरी मतलब कि ये किस टाइम पे रूल कर रहे थे? तो वो कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर थे। ओके, और तुगलक डायनेस्टी के मोस्ट फेमस जो है रूलर वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको क्या बोला जाता है? वाइजेस्ट फूल। बिकॉज उन्होंने क्या किया था? कुछ 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे। ऑल्दो उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी करने की, वो अपनी इकॉनमी बोलें, अपनी सल्तनत की इकॉनमी को इंक्रीज़ करना चाहते थे, रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? सारे के सारे उनके एक्सपेरिमेंट जो हैं फेल हो गए, और बुरी तरह फेल हुए, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है वाइजेस्ट फूल। ओके, तो हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की। तो उनके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तुगलक डायनेस्टी। और ये तुगलक डायनेस्टी जो है ये कहाँ कब रूल कर रही है? कहाँ रूल कर रही थी? दिल्ली में रूल कर रही थी। और इसके पूरे टाइम फ्रेम को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का टाइम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मेजरली जो है 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, तो उनमें से एक जो है तुगलक डायनेस्टी भी थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर आते हैं मलदेव। मलदेव ने रूल किया है 1361 से लेके 1400 तक। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल था या पीरियड था उसको बोला जाता है गोल्डन पीरियड, बिकॉज इनके टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए रिगार्डिंग इकोनॉमी और कल्चर। ठीक है, इकोनॉमी को इन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से क्या बोला गया? गोल्डन पीरियड था ये। गोल्डन यानी सुनहरा। इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉस्परस हुआ करता था, बहुत खुशहाल था इनका जो रीजन था, या फिर इनकी जो पूरी की पूरी सत्ता थी। उसके बाद आते हैं हमीर देव। हमीर देव ने रूल किया 1400 से लेके 1423 तक, 23 तक। ओके, अब ये कंटेम्प्रेरी किसके थे? ये थे अली शाह के। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा है ये इसको काट दो, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक से पहले आए थे। यहाँ बाय मिस्टेक जो है लिख दिया है ये कंटेम्प्रेरी किसके थे? अली शाह ऑफ कश्मीर। अब अली शाह, अगर आपने मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखी आपको पता होगा कि किसके ब्रदर थे? ये थे ज़ैनुल अबिदीन के ब्रदर। ज़ैनुल अबिदीन का एक और नाम क्या है? बुद्ध शाह, यानी ग्रेट किंग। ओके, तो उनके ये एल्डर ब्रदर थे अली शाह
उनके कंटेम्प्रेरी, यानी ये दोनों जो हमीर देव और अली शाह एक ही टाइम पे रूल किया करते थे। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो क्या है, ज़ैनुल अबिदीन जो है उनका रियल नेम क्या है, शाही खान है, ओके। बट जो ज़ैनुल अबिदीन है तो वो क्या है, वो एक टाइटल है जो कि किसने दिया उनको, वो अली शाह ने ही उनको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बैरम देव रूलर हैं। बैरम देव जो हैं इन्होंने रूल किया 1454 से लेके 1489 तक, ओके। अब ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, ये थे बहलोल लोधी के। बहलोल लोधी भी जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रूल कर रहे थे, लोधी डायनेस्टी के ये फाउंडर थे बहलोल लोधी। इनके टाइम बहलोल कॉइन्स भी आए थे बहुत फेमस, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो सैयद कुतुब आलम है ना, ये जम्मू आए थे, कहाँ से, ये आए थे अफ़गानिस्तान में एक जगह है क्या, साबाज वार, ओके। साबाज वार जो जगह है वो अफ़गानिस्तान में, वहाँ से ये जम्मू आए थे। और इनको जो है दूध और जो शक्कर है यानी शुगर, वो बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से इनको लोगों ने या इनके डिवोटीज़ जो थे, इनके फॉलोअर्स थे, वो इनको बोलना शुरू कर दिया उन्होंने पीर मिठा। आपने सुना होगा जम्मू में एक जगह है, उसका नाम क्या है, पीर मिठा, तो वो इन्हीं के नाम पे डली हुई है, सैयद कुतुब आलम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पीर मिठा जो है उसके साथ कौन से सेंट एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ये किसके नाम पे डला है, तो वो डला है सैयद कुतुब आलम के नाम पे। उसके बाद जो है एक और वहाँ पे सेंट आते हैं जिनका नाम होता है पीर जोगी गरीब दास, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं, जामवंत केव में। ये जामवंत केव मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पीरखो केव में, टूरिस्ट साइट्स में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे, जो कि आपको पता है रामायण के एक कैरेक्टर हैं, उन्हीं के नाम पे ये डली है केव। ऐसा बोलते हैं कि वो वहाँ पे आए थे। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये जो सेंट आते हैं जोगी गरीब दास, फिर उसका नाम क्या डलता है, पीरखो, जो उस केव को बोला जाता है पीरखो। और पीर मिठा किसके नाम पे डलता है, सैयद कुतुब आलम के नाम पे। देन जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हसल देव आते हैं फिर उसके बाद। हसल देव और शेरा जो हैं, ये दोनों भी एक, जो ये भाई थे इनके हसल देव के, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया था, सलाथिया और जो सारखानिया क्लैन है, या शेर खानिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। सलाथिया भी बहुत सारी कास्ट होती हैं, सरनेम होते हैं राजपूत्स में, शेर खानिया या शेर खानिया भी होते हैं। तो ये दोनों किसने शुरू किए हैं, सलाथिया और शेर खानिया किसने किए हैं, हसल देव और शेरा ने, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो हैं घोगर देव। इन्होंने रूल किया 1500 से लेके 1530 तक, और इन्होंने क्या, ईसा खानिया क्लैन जो है वो स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछे जा सकते हैं, ये सारे जो हम क्लैन पढ़ रहे हैं ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सलाथिया नाम बात करें, ये आपको आ सकता है किसने शुरुआत की इसकी, या फिर पीछे हमने पढ़ा ये आपका जो, एक सेकंड, जसरोटिया क्लैन है, ये किसने, जसदेव ने शुरू किया। ऐसे ही ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करें अगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, ध्रुव देव जो हैं, जो कि रूल कर रहे थे 1503 से लेके 1703 से लेके 1733 तक। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा कहाँ पे है, हम ये भी कवर कर चुके हैं हिस्ट्री की वीडियो में। इसके बारे में और डिटेल जाननी हो तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक बहुत ही फेमस पिंक हॉल है, ठीक है। वो आपने अगर वीडियो देखी है, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ से, जो आपका मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक जो है गोल्डन बो एंड एरो पड़ा है, वो किसका है, आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं महाराजा रंजीत देव की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी के, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, तो आंसर क्या है, वो है रंजीत देव। ये रूल करते थे 1733 से लेके 1782 तक, यानी 1782 तक। अब ये जो हैं रंजीत देव, ये पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने जम्मू के जितने भी हिल एरियाज़ थे, हिली एरियाज़ या हिली स्टेट्स बोले, उनको कॉन्कर कर लिया था। और वो टोटल कितनी थी, 22 हिली स्टेट्स थी, उन सबको इन्होंने
कॉन्कर किया और ये महाराजा बने पूरे के पूरे इस रीजन के। ओके, अब इनके टाइम में जो है जम्मू को दार उल अमन बोला जाता था। ये एक इस्लामिक टर्म है। दारुल अमन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे शांति हो। ठीक है, यानी इनके टाइम पे जो महाराजा रंजीत देव हैं, इनके टाइम पे जो जम्मू रीजन है उसको दारुल अमन बोला जाता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है क्या, एक बहुत ही प्रसिद्ध डोगरी पोइट हैं या स्कॉलर भी हैं वो, उनका नाम है पंडित देवदत्त। वो जो हैं वो किसकी कोर्ट में थे, कोर्ट यानी कि जो आपके, अगर हम बात करें पुराने राजाओं की, तो उनकी जो है मंत्रिमंडल होता था ना, ठीक है, जो उनको जो है गाइड करता था, उनको एडवाइस करता था, तो वो सभी क्या है, कोर्ट में बैठते थे, आंगन बोल लो, उसमें उनकी मीटिंग्स होती थी। ठीक है, तो ये जो पंडित देवदत्त थे ये भी इन्हीं की कोर्ट में थे, महाराजा रंजीत देव की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम किया, वरुण प्रभा जो कि पार्ट किसका है, महाभारत का, उसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया। किसने, पंडित देवदत्त ने। अब जो है लास्ट इसका पॉइंट क्या है, जो देव डायनेस्टीज़ के लास्ट रूलर हैं जीत सिंह। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा हो, इजी वे में आपको जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे जम्मू की हिस्ट्री को या फिर कश्मीर की, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो। उसके बाद जो है सिख रूल आता है जम्मू में 1808 से लेके 1846 तक। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जम्मू को एनेक्स किसने किया था सिख किंगडम में, वो किया था सरदार हुक्म सिंह चिम्मी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है जम्मू का जो पूरा का पूरा जागीर थी वो किसको मिली, ये मिली प्रिंस खड़क सिंह को। ये बेटे थे किसके, महाराजा रंजीत सिंह के। महाराजा रंजीत सिंह आपको पता है सिख एम्पायर के बहुत ही फेमस एक रूलर थे, मोस्ट प्रोमिनेंट। उनके बेटे थे खड़क सिंह, उन्हीं को जो जम्मू की जागीर दी थी 1812 में। और कॉन्कर किसने किया जम्मू को, या एनेक्स किसने किया जम्मू को सिख किंगडम में, उसका नाम है, या उनका नाम है सॉरी, सरदार हुकुम सिंह चिम्मी। देन उसके बाद अगर हम बात करें क्या होता है, आपको पता है स्टोरी अगर सुनी होगी आपने काफ़ी बारी मियाँ डीडो की। क्या होता है, सिख रूल जो है काफ़ी ज़्यादा पहले मतलब रिफॉर्म्स लाता है, बट लेटर ऑन जो है ओप्रेसिव रूल हो जाता है। तो लोकल जो होते हैं जम्मू के भी और कश्मीर के भी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं सिख रूल से, बिकॉज लोकल लोगों से टैक्स वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से उधर से एक जो है जम्मू के लोकल लीडर खड़े होते हैं जिनका नाम होता है मियाँ डीडो। ये एक राजपूत होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं इनके खिलाफ जो हैं विद्रोह करते हैं, सिख एम्पायर के खिलाफ या सिख रूल के खिलाफ। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है टेरराइज़ किया होता है महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौजों को। महाराजा रंजीत सिंह जो है काबू नहीं पा रहे होते हैं इन पे, मियाँ डीडो पे। तो वो क्या करते हैं, गुलाब सिंह को ये काम देते हैं 1820 में। ठीक है, कि आप मेरे लिए क्या करो, मियाँ डीडो को हरा के आओ, और प्रॉमिस क्या करते हैं, बदले में आपको जम्मू की जागीर मैं दूंगा अगर आप ये काम मेरा कर देते हो। और जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया होता है, वो क्या करते हैं, जम्मू की जागीर दे देते हैं। क्यों, क्योंकि गुलाब सिंह जो है मियाँ डीडो को हराते हैं, और लेटर ऑन जो है त्रिकुटा हिल्स में इनकी लड़ाई होती है और वहाँ पे इनको मार देते हैं। यहाँ से जो है शुरुआत हो जाती है गुलाब सिंह की प्रोमिनेंस। बहुत ज़्यादा ये राइज़ करते हैं उसके बाद, क्योंकि बहुत ही केपेबल एक रूलर बनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत मतलब अच्छे रूलर होते हैं ये। देन जो है गुलाब सिंह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज जो हैं कॉन्कर करके देते हैं किसको, महाराजा रंजीत सिंह को, या फिर सिख एम्पायर के लिए वो काम करते होते हैं उस टाइम पे। उनके एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। जैसे कि बात करें रियासी की, पुंछ की, राजौरी की, किश्तवाड़, कश्मीर कब किया था इन्होंने एनेक्स, 1819 में सिख दरबार या फिर लाहौर दरबार के अंडर जो है कश्मीर आ गया था। अब लाहौर दरबार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिख रूल था वो लाहौर से चलता था उस टाइम, कैपिटल उनकी वही थी। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है कई बार कि जो कश्मीर है वो कब एनेक्स हुआ था लाहौर दरबार में, तो वो हुआ था 1819 में। ठीक है, तो कश्मीर की बात करें, लद्दाख की, बल्टिस्तान, जंस्कार वाला रीजन जो लद्दाख के ऊपर है, ये सारा का सारा जो है गुलाब सिंह ने कॉन्कर करके दिया किसको, महाराजा रंजीत सिंह को। और जो मेन आर्किटेक्ट थे इन सब विक्ट्रीज़ के पीछे वो कौन थे, गुलाब सिंह के ही एक जनरल
जनरल जोरावर सिंह, जो कि रियासी से थे। ये मेन चीफ आर्किटेक्ट थे ये सारी विक्ट्रीज़ के। ठीक है, अब जो है हम डोगरास की बात करें तो डोगरास मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे डोगरास को। इसमें हम सीधा हम बात करेंगे जो डोगरास में महाराजा आपके हरि सिंह हैं और जो शेख अब्दुल्ला की आगे जाके पूरी की पूरी एक कहानी चलती है उसके बारे में। उससे पहले एक जो है ब्रीफ इंट्रो मैं दे देता हूँ। ये भी हम कवर कर चुके हैं बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है तो मैं कवर यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। डोगरास जो है उनका शुरुआत होती है 1846 में। 1846 में क्या हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिख जो हैं वो ब्रिटिशर से हार गए थे। ठीक है, और हारने के बाद क्या हुआ था, दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई थी। एक थी ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कि साइन हुई थी 9 मार्च 1846 में। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किन दोनों के बीच में साइन हुई थी। तो वो थे जो गवर्नर जनरल इंडिया में रूल कर रहे थे, हेनरी हार्डिंग और महाराजा दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह जो थे वो बहुत ही छोटे थे उस टाइम, 7 साल के थे। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है ये ट्रीटी साइन की थी। कौन सी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है इसकी डेट। आपसे डेट पूछी जा सकती है कि ये आपको याद करनी ही करनी है। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी, ये हुई थी 9 मार्च 1846। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो महाराजा दुलीप सिंह थे ना, इन्होंने क्या किया, महाराजा गुलाब सिंह को एक इंडिपेंडेंट रूलर रिकॉग्नाइज़ किया। इससे पहले जो है गुलाब सिंह सिख रूल के अंडर ही काम कर रहे थे, उनके लिए सारे काम कर रहे थे, अपनी जो टेरिटरीज एक्सपैंड कर रहे थे, तो वो सारी सिख एम्पायर की टेरिटरीज जो है एक्सपैंड हो रही थी। ठीक है, जो करके तो बेशक वो महाराजा गुलाब सिंह दे रहे थे, उस टाइम पे वो महाराजा नहीं थे, उस टाइम सिर्फ राजा थे। ठीक है, तो वो सिख रूल के लिए काम कर रहे थे उस टाइम पे। बट इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, जब सिख हार गए तो महाराजा दुलीप सिंह ने जो है इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। किसको, राजा गुलाब सिंह को। उसके बाद जो है एक और ट्रीटी साइन होती है 15 मार्च, सॉरी इससे पहले हम बात करेंगे 15 मार्च को क्या होता है। 15 मार्च 1846 में जो गुलाब सिंह है उनको महाराजा का टाइटल देते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि महाराजा जो हैं गुलाब सिंह वो ऑलरेडी ही क्या कर रहे होते हैं, ब्रिटिशर से बात कर रहे होते हैं। किस लिए, ताकि वो जम्मू जो है उसकी टेरिटरी जम्मू कश्मीर की ले सकें ब्रिटिशर से, क्योंकि अब सिख एम्पायर के अंडर थी जम्मू और कश्मीर। तो अब जब सिख एम्पायर हार गया ब्रिटिशर से तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया जम्मू एंड कश्मीर। अब महाराजा गुलाब सिंह जो है उनको चाहिए था ये, क्योंकि उनको रूल करना था। तो उन्होंने ब्रिटिशर से जो है एक ट्रीटी साइन की जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेट क्या है, 16 मार्च 1846। अब ये जो ट्रीटी है इसी ने क्या किया, रास्ता रखा डोगरा डायनेस्टी का रूल का, यानी डोगरास जो हैं रूल कर पाएँ जम्मू और कश्मीर में। तो वो उसका मेन कारण क्या बना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था, बहुत सारी कुछ 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो जैसे महाराजा का टाइटल दे दिया ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को, या राजा गुलाब सिंह को महाराजा का टाइटल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 75 लाख हमको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, यानी ब्रिटिशर्स का जो खर्चा आया वॉर लड़ने में सिखों के साथ, उसका खर्चा बेयर करना पड़ेगा आपको। और वो कितना था, 75 लाख रुपए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था ये। तो यह तभी बोलते हैं कि 75 लाख में जो महाराजा गुलाब सिंह ने ख़रीदा था जम्मू और कश्मीर को। और एक और पॉइंट क्या था उसमें, ये पॉइंट था कि जो महाराजा गुलाब सिंह है ना, ये ऑटोनमस रहेंगे, यानी ये अपना जो रूल है खुद से करेंगे, बट ऊपर किसका मेन छत्र छाया रहेगी, वो रहेगी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, यानी मेन जो है ये ब्रिटिश रूल के अंडर ही अपना काम करेंगे। ऑल्दो ये ऑटोनमस होंगे, खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं अपने पूरी टेरिटरी के लिए, बट मेन ऊपर हेड कौन करेगा, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सीधा एडवेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड शेख अब्दुल्ला की, बिकॉज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या, डोगरा डायनेस्टी के सारे रूलर्स। सबसे पहले गुलाब सिंह, जिनको फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जो 3 कल्चरल जोन थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, कश्मीर वॉज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट डोमिनेटेड लद्दाख रीजन। तो इन तीनों कल्चरल जोन को उन्होंने क्या किया था, जो है
एक सूत्र में बांधा था या फिर इकट्ठे किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है 1931 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, जो लोकल लोग होते हैं ना, स्पेशली बात की जाए कश्मीरीज़ की, उनको जॉब वगैरह मिल नहीं रही होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, महाराजा जो हरी सिंह हैं, जो रूल कर रहे होते हैं उस टाइम पे, वो उनके खिलाफ़ एक रिवोल्ट होता है, मूवमेंट चलती है उनके खिलाफ़। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, अप्रैल 1932, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, ईयर्स। ठीक है, 1932 में क्या होता है, बीजे ग्लैंसी करके एक इंसान है। ठीक है, ये जो है मिनिस्टर ही थे एक हिसाब के महाराजा की कोर्ट में। तो इनके नाम के ऊपर एक कमीशन बैठता है, जो कि किस लिए बैठा होता है, इसी चीज़ को देखने के लिए जो रिजेंटमेंट चल रही होती है लोगों में, और जो भी मूवमेंट ये चलाई होती है लोगों ने, उनके कुछ जो है दुख होते हैं कहेंगे, या फिर शिकायतें होती हैं महाराजा से, उन चीज़ों को देखने के लिए एक कमीशन बैठता है जिसका नाम है बीजे ग्लैंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जाएगा कि बीजे ग्लैंसी कमीशन कब बैठा, तो वो था अप्रैल 1932 में। तो जब ये कमीशन बैठता है तो ये क्या रिकमेंडेशन देता है हरि सिंह को, ये बोलता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम क्या होगा, प्रजा सभा। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अगर हम आज बात करें, हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है कि नहीं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है स्टेट के लिए। सेंटर तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है सबके लिए, बट स्टेट अलग से भी बनाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, क्वाजी फेडरलिज्म है, जिसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट के पास है, जिसको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, इसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के दोनों जो है रूल्स बना सकते हैं। बट अगर दोनों के दोनों जो रूल्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो सेंटर का रूल माना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या था, एक लेजिस्लेटिव, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए 75 मेंबर्स की, और उसका नाम क्या हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रजा सभा, PRAJASABHA, प्रजा सभा। उसके बाद क्या होता है, जून 1932 में जो ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसको बनाया जाता है, और बनाते कौन है, शेख अब्दुल्ला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेख अब्दुल्ला किसको बनाते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बनाते हैं। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, ये बाद में जाके क्या बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो स्टार्टिंग में इसका नाम क्या होता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि बनी थी जून 1932 में। उसके बाद सितंबर 1934 में क्या होता है, पहली इलेक्शंस होती हैं, किसके लिए, प्रजा सभा के लिए, और 14 में से 20 सीट्स कौन जीतती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इलेक्शन होती है मई 1938 में, जिसमें 19 की 19 सीट्स जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीत जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जून 1939 में क्या होता है, लीडर होते हैं शेख अब्दुल्ला। उनके अंडर क्या होता है, शेख अब्दुल्ला सोच रहे होते हैं कि अगर हम इस पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही रखते हैं तो हम जो है अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और जो लोग होंगे, हिंदूज़ हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, वो हमसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि एक जो मुस्लिम की ही पार्टी है, सिर्फ नाम ही ऐसा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके क्या करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारी पार्टी जो है हर एक लोग को रिप्रेजेंट करे, जम्मू और कश्मीर के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मई 1946 में शेख अब्दुल्ला जो है लॉन्च करते हैं क्विट कश्मीर मूवमेंट। जैसे आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी कि नहीं इंडिया में, वैसे ही ये भी क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाते हैं। अब ये क्विट किसको बोलते हैं, महाराजा को बोलते हैं कि अपना रूल ख़त्म करो, और यहाँ पे अब जो है लोगों की सरकार बननी चाहिए, या लोगों की चुनी हुई सरकार। ठीक है, और बाद में जाके इनको अरेस्ट कर लिया जाता है जब ये क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाते हैं, और अरेस्ट कौन करता है, महाराजा हरि सिंह। देन उसके बाद आपको पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था, 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट आता है, बहुत ज़्यादा ही आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट PM कौन थे हमारे JNK के, तो उनका नाम है मेहर चंद महाजन। ये एक जो है लॉयर भी रहे, जज थे सॉरी, कोर्ट में। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर 1947 को। ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्या होता है, बहुत सारी जो है रिवोल्ट चल रहे होते हैं, तो महारानी और महाराजा जो है रिक्वेस्ट करते हैं इनको बहुत बारी आके आप यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बनो, बट ये उस टाइम रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो बाद में जो है इंडियन होम मिनिस्टर का इनको चिट्ठी जाती है, तो ये तब जाके एक्सेप्ट करते हैं और ये पहले पीएम बनते हैं जम्मू और कश्मीर स्टेट के। उसके बाद बात करें 26 अक्टूबर 1947, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपसे बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। किसके बीच में, वो भी इम्पोर्टेंट है, महाराजा और माउंटबेटन के बीच में। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि कौन थे, गवर्नर जनरल थे लास्ट किसके, इंडिया के, ठीक है। यानी 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। इससे पहले आपको कहानी पता ही है और वो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, वो आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। हमको फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इससे पहले क्या होता है, जब आज़ाद हो जाता है इंडिया, तो पाकिस्तान जो है 2 ही महीने बाद जो है अपने जो कबाइलियों को बेचता है ताकि वो हमारी टेरिटरी जो है कॉन्कर कर सके जम्मू कश्मीर की। बिकॉज हमारे महाराजा जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते इंडिया के साथ जाएं कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो एक ही शर्त थी, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके लिए एक ही शर्त थी, क्या, या तो आप पाकिस्तान जा सकते हो या इंडिया, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो महाराजा तो थे जम्मू कश्मीर के, वो रहना चाहते थे इंडिपेंडेंट। तो फिर क्या होता है, 2 महीने तक वो कुछ डिसाइड नहीं करते, तो पाकिस्तान जो है अटैक कर देता है अपने, उनके आर्मी मैन भी होते हैं और ट्राइब मैन भी होते हैं जिनको कबायली बोला जाता है। तो काफ़ी वो मार काट करते हैं इधर आके मीरपुर वाले रीजन में, या और जो बिम्बर वाले रीजन में बात करें, अखनूर में, जोड़ियाँ की बात करें, काफ़ी जगह। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो महाराजा हैं वो हड़बड़ी में क्या करते हैं, इंडिया से हेल्प मांगते हैं। बट इंडिया बोलता है कि ऑब्वियसली आप हमारा पार्ट हो नहीं, तो हम अपनी आर्मी ऐसे भेज नहीं सकते वहाँ पे। तो फिर उसके बाद साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को, क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और एक और आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इफ़ेक्ट में आया था। साइन तो इस दिन हुआ था, बट अप्लाई या इफ़ेक्ट कब हुआ था उसका, वो हुआ था 27 अक्टूबर 1947। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसके बाद जो है एक दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है 1952 जुलाई में। ये साइन हुआ था शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, वो थी सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होगा। जिसमें आपको अगर पता हो तो जम्मू और कश्मीर को ये पिछले 5 अगस्त 2019 से पहले एक स्पेशल स्टेटस मिला था, ठीक है। एटॉनमी थी उनके पास, जो इतनी एटॉनमी किसी और स्टेट के पास नहीं है जितनी जम्मू और कश्मीर के पास थी उस टाइम पे। तो वो सारा इसी टाइम पे हुआ था। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या हुआ, यानी सेंटर के पास कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे वो लॉज बना सकता है, या स्टेट के पास कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे वो लॉज बना सकता है। यूजुअली बात करें सेंटर के पास क्या होता है, डिफेंस, रेलवेज़, टेलीकॉम, ये सेंटर के पास है। और बात करें लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिसिंग की, वो स्टेट के अंडर होता है। हेल्थ की बात करें वो भी स्टेट के अंडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, 1 मई 1951 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब इंडिया की बात करें तो उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। वो उसने किया क्या था, इंडिया का संविधान बनाया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसमें पर्टिकुलरली बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसको हेड कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे B.R. अम्बेडकर। उसमें टोटल 7 मेंबर थे और उनको हेड कर रहे थे B.R. अम्बेडकर। उन्हीं को काम दिया हुआ था कि आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है। उसके बाद हम बात करें 17 नवंबर 1956 को क्या होता है, एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और रेटिफाई किया जाता है, पास किया जाता है, जिसका नाम होता है मीर कासिम रेजोल्यूशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस रेजोल्यूशन के हिसाब से क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई होती है ना, ये 26 जनवरी 1957 को ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि क्या होता है, इनको टाइम दिया होता है 17 नवंबर से लेके जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होती है तब से लेके 26 जनवरी 1957 तक आपने क्या करना है, जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इतना टाइम दिया होता है और इस दिन को क्या होगा,
इस मीर कासिम रेजोल्यूशन के हिसाब से ये अपने आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर बात करें अगर, वो क्या है, नवंबर 1952 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या करती है, रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट करती है, जिससे क्या होता है वो मोनार्की को एबॉलिश कर देते हैं, यानी महाराजा का जो रूल है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे अब ये, और उसको रिप्लेस किससे करेंगे, सदर रियासत के टाइटल से, जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट, जिसको प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट भी बोलते हैं। और जम्मू में उसका, जम्मू कश्मीर में नाम क्या था, सदर रियासत। और पहले सदर रियासत कौन बने थे या पहले प्रेसिडेंट, वो थे करण सिंह, ओके, जिन्होंने ओथ कब ली थी, 17 नवंबर 1952। उसके बाद क्या होता है, 2 जनवरी 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है या शिमला एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या हुआ था, जब वॉर हो चुकी थी इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें डिसाइड किया गया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान अपने इश्यूज़ को क्या करेंगे, बायलैटरली जो है सॉल्व करेंगे, यानी तीसरा कोई बंदा नहीं आएगा बीच में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही बैठ के जो है जो भी इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर को लेके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म होगा। उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट CM ऑफ JNK कौन थे, तो वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए तो वो कौन थे, करण सिंह। फर्स्ट PM की बात की जाए वो हम कवर कर चुके हैं, वो कौन थे, मेहरचंद महाजन। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है जम्मू के बारे में ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको सारा का सारा समझ आया हो।